इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सेकेंडली, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं, जब मैं पहले कहता था सारे शाम के तबसरों में मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जी, ये जुलूस निकाल रहे थे और बिलावल साहब उमरकोट में जश्न मना रहे थे। मैंने खुद टीवी पे देखा, पगड़ी बांधी हुई और वो इनकी शाम गरीबा थी और उधर जश्न था। मैंने अर्ज की थी कि जनाब ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये रिजाइन नहीं देंगे। रैली एक इन्होंने लानी है, कानून और आइन के दायरे में हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जिस तरह हमने इलेक्शन कमीशन के आगे कोई रुकावट नहीं डाली, कोई कंटेनर नहीं था। एक ट्रक जो टेढ़े करके था, वो ट्रक वही था जिस पे ये खिताब कर रहे थे। तादाद मैं लोगों पे छोड़ देता हूं, मैं कहूंगा तो फिर इनको परेशानी होगी। जो हशर इलेक्शन कमीशन के आगे इनके प्रोटेस्ट का हुआ है, इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च में भी इनको लोग समझ गए हैं। और ब्रॉडशीट आइंदा इलेक्शन में सबसे पनामा के बाद पनामा प्लस पनामा 2 होगा। आइंदा इलेक्शन में ब्रॉडशीट से जो कुछ निकलने जा रहा है वो इनको लपेट में लेगा। इसलिए मैंने मरियम साहबा से कहा था कि आप इसको पढ़ लें। अब ये एतराज करेंगी इसकी कमेटी पे। शेख अजमत बड़ा नाम है, अब वहां जस्टिस क्यूम तो नहीं लग सकते जी। अदलिया को आपने तबाह करना है, उसकी शान में आप गुस्ताखी करते हैं। अजीम अफवाज पाकिस्तान की शान में आप गुस्ताखी करते हैं। जमहूरी इदारों के आगे, आइनी और कानूनी इदारों के आगे आप प्रोटेस्ट करते हैं। आप चाहते क्या हैं इस मुल्क में? आप चाहते हैं कि ये गाड़ी जो कि कोविड के बाद दुनिया में बेहतर तरीके से हैंडल हुआ, जिसकी इकॉनमी बेहतर चलने लगी है, जिसकी इकॉनमी पॉजिटिव होने जा रही है, जहां मुल्क में इंडस्ट्री का पहिया चलने जा रहा है, आप उसमें रुकावट चाहते हैं। जो मर्जी कर लें, आपका दौरे इक़्तिदार नहीं आएगा। जो मर्जी आप कर लें। और मौलाना फजलुर रहमान बिला वजह बिखरे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान समझ रहे हैं कि शायद नून लीग के साथ मिलके उनका कोई सियासी रोल बन जाएगा। 6% उनकी वोटें हैं जी, 13 या 14 मेंबर हैं, कोई उनका रोल नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। और बातें बहुत लंबी हैं लेकिन मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। एनी क्वेश्चन जी? आप कराची आए हैं तो लगता ऐसा है कि कहीं से हुकूमत से कोई बात हुई नहीं आपकी, ना उन्होंने कुछ कोर्टी जैसे सवाल है, ना आईजी ने कोई सवाल को बिल्कुल दी होगी पुलिस ने आपकी? क्या शहर कराची है वही रेंजर्स के उसी पे रहेगा या फिर पुलिस की उनकी मदद करेगी? दूसरा ऐड ये भी छोटे छोटे सवाल करें ना, क्योंकि 15 मिनट में ख़त्म करनी होती है जी। ऐड उसमें ये भी करना कि जो जब आप काफ़ी रेलवे थे, कुछ ज़मीनों के ऊपर लोग काबज थे रेलवे के, तो उस हवाले से कोई काम आप उठाए थे या नहीं? उठाए और अरबों रुपए का प्लाजा वापस लिया। ठीक है, उठाए और रॉयल पाम वापस लिया, खुद केस लड़े। और अब मैं वजीर नहीं हूँ, वो बेहतर तबसरा कर सकते हैं। मैं अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शेख अजमत सईद वॉल्यूम 10 पढ़ चुके हैं और ब्रॉडशीट केस आइंदा इलेक्शन में इस ऑपोजिशन को ले डूबेगा। नून लीग ने ब्रॉडशीट स्कैंडल तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं स्कैंडल कवर अप करने के लिए हुकूमत अब घर का काजी ला रही है ताकि मर्जी का फैसला लिया जा सके। जी हाँ, मरियम औरंगजेब ने अजमत सईद की सरबराही में तहकीकात कराने को इंसाफ का कत्ल करार दिया है। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का तकर्रुर मुस्तरद।
नून लीगी रहनुमाओं ने सवालात उठा दिए। एहसन इकबाल बोले, मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। ब्रॉडशीट का तो इतना बड़ा स्कैंडल है कि उसको कवर अप करने के लिए अपने घर का काजी लेकर आ रहे हैं ताकि अपनी मर्जी का फैसला लें। एक ऐसी शख्सियत के जो एक खुद फरीक है इस पूरे मामले में, उसके हाथ में तफ्तीश देने का मकसद तो यही है कि आप कवर अप करना चाहते हैं। जावेद लतीफ़ ने भी तहकीकाती कमेटी के सरबराह के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के तकर्रुर की मुखालिफत की। ये दाल में जो काले की हम बात कर रहे हैं कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी वो मेंबर हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ का जो पनामा केस था उसकी जजमेंट देने वाले भी ये हैं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के तकर्रुर पर अता तारर ने भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल तरीका इसका यही है कि शेख अजमत सईद साहब को रिक्यूज कर जाना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को साइड करते हुए, तो उनका इस केस की तहकीकात करना नहीं बनता। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद मुतनाज़ा शख्सियत हैं। चेयरमैन सेनेट ने इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट की हिमायत कर दी। सादिक संजरानी ने सदारती रेफरेंस केस में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। जुल्करनैन इकबाल से बात करते हैं। जुल्करनैन, चेयरमैन सेनेट ने हिमायत कर दी ओपन बैलेट की। हाँ देखिए, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से जवाब सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया, जिसमें उन्होंने ओपन बैलेट की हिमायत की और कहा है कि सेनेट का जो इंतखाब है वो ओपन बैलेट के जरिए ही होना चाहिए, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे ना सिर्फ अवाम बल्कि अपने पार्टी सरबराह को जिनसे वो टिकट लेते हैं उनको भी जवाबदेह होते हैं। और अगर कोई नुमाइंदा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अपना वोट देना चाहता है उसमें ना सिर्फ नताइज भुगतने का हौसला होना चाहिए बल्कि सामने आकर अपनी राय का इजहार करने की भी हिम्मत पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट का ये कहना है कि आइन इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन का आर्टिकल 226 दोनों ही खुफिया वोटिंग की बात करते हैं। अदालत ने तशरीह करनी है कि आइन का आर्टिकल 226 का इतलाक होता है सेनेट इंतखाबात के तो ओपन बैलेट के लिए या फिर इलेक्शन एक्ट 2017 का। ठीक है, सादिक संजरानी ने भी हिमायत कर दी है ओपन बैलेट की। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। तो हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत कराने के ऐलान पर बदस्तूर कायम। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने नवाज शरीफ समेत सियासी जमातों की क़यादत को समाअत में बुलाने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वज़ीर आज़म ओपन समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अली खान। नून लीग, पीपीपी और दीगर सियासी जमातों के फंड्स कहां से आते रहे, ऑपोजिशन जमातें रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रही। हुकूमत का ऑपोजिशन पर फिर वार, पार्टी फंडिंग केस की ओपन समाअत की पेशकश फिर दोहरा दी। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को तो इंतजार है ऑपोजिशन जमातों के हिसाबात जमा कराने का। हमारे पास जो भी फंड्स के जराए थे, जो नाम थे, वो सारे हम दे चुके हैं। इस केस का कभी फैसला होना है ना, जब भी फैसला हो हम ये चाहते हैं कि पार्टी के सरबराहान को वहाँ बुलाया जाए और ज़ाहिर नवाज शरीफ को आना पड़ेगा ना, पार्टी के सरबराह तो वही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वज़ीर आज़म से पहले हमने फंडिंग केस की ओपन समाअत का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन से हम कह चुके हैं कि इसको अवाम के सामने किया जाए। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है, उनको हुकूमत से पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उनको लिख कर भेज दे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे ख्याल है वो बेहतर फैसला कर लेंगे। किस पार्टी के फंड बाहर से आए, किसके नहीं, हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने दावों पर कायम। बहरहाल हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को ही करना है। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम में तौसी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सरमायाकारी पर जरिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ साथ खरीदारों को भी सहूलत मिलेगी। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम में तौसी का ऑर्डिनेंस जारी हो गया है और तामीराती मंसूबों की तकमील की आखिरी तारीख में 1 साल का इजाफा कर दिया गया है। सरमायाकारी पर ज़राए आमदन बताने की छूट में 6 माह की तौसी है। हुकूमत ने बिजली महंगी करने का फैसला तो कर लिया, पहले ही बिजली कितनी महंगी है ये जानते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब कामरान, अपडेट कीजिए, क्या चार्जेस थे इससे पहले बिजली के? सर्दियों में भी बिजली का बिल 5000 से ज़ायद आ गया। अब क्या मीटर कटवा दूं? अच्छा, सब चीजें तो कम वाट वाली लगवा दी, फिर क्या मुसीबत। 10 साल पहले भी वो क्या दिन थे जब बिजली का बिल जेब पर भारी ना था। ओहो, तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा माजी हूँ। वहाब, तुमसे अच्छा तो मेरा जमाना था।
मेरे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, 3 पंखे, पानी की मोटर और 4 बल्ब जलते थे और बिजली का बिल आता था सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए, क्योंकि मैं महाना 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता था, जो मुझे मिलती थी 10 रुपए 65 पैसे फी यूनिट। अल्लाह के करम से थोड़ी तनख्वाह में भी घर का निज़ाम ठीक चल रहा था। तुम बताओ किधर को है ध्यान, क्यों हो इतने परेशान? फ्रिज डीसी इन्वर्टर वाला लगवाया, वॉशिंग मशीन हफ्ते में 1 दिन चलाता हूँ, पानी की मोटर भी कम वाट वाली लगवाई। इलेक्ट्रिक गीजर और हीटर छोड़िए, 25,000 के बजट में तो कुछ भी नहीं चलता भाई। पंखे बंद रहते हैं, 4 बल्ब नहीं 3 एनर्जी सेवर लगाए हैं। कोशिश करता हूँ 2 कमरों के मकान में 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करूँ, लेकिन फिर भी बिजली का बिल 5,000 रुपए आ ही जाता है। टेक्निकल फॉल्ट, बिजली लोड शेडिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस, सब ने बारी बारी बिल को ऐसा करंट लगाया कि जेब थर थर कांपी और बजट फ्यूज हो गया। बिजली कंपनी वालों से पूछा तो कहते हैं भैया जो रेट 2011 में था उसमें 6 रुपए फी यूनिट इजाफा हो चुका है, जो 60% बनता है। लो भाई, सर्दी में भी बिजली गई, मैं चला बिल जमा कराने, वरना रही सही बिजली भी मीटर से ना रूठ जाए। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स ने फराइज निभाए, बहुत से डॉक्टर्स ने जान की कुर्बानी दी। कौन थे ये लोग जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जानें दांव पर लगाई? ये जानिए मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। मैं ख्वाहिश आपको मिस करता हूँ, जैसे मुझसे कोई चीज़ कम हो गई मेरे पास। कोरोना की वबा ने डॉक्टर जाहिद से एक कीमती दोस्त और हमसे एक मुखलिस मुआलिज छीन लिया। जनरल फिजिशियन शहाब कराची के सरकारी कतर अस्पताल में कई सालों से खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस दौरान वो कोरोना वायरस की जद में आए और जान से गए। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 173 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स और 1 मेडिकल तालिब इल्म कोरोना वबा में जान बहक हुए। तो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, जो ये एक्सपीरियंस का लॉस हुआ है, जो एक जानी लॉस है, ये हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। PMA के सदर डॉक्टर कैसर शिकवा करते हैं कि डॉक्टरों के कोरोना से बचाव का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किया गया। ये बात हो रही है कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा, तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि कहीं काम नहीं हो रहा है। कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन डॉक्टर्स मुनासिब हिफाजती इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। हम खुशनसीब हैं, हमारे डॉक्टर्स न सिर्फ अपने काम में माहिर हैं बल्कि इंसान दोस्त भी हैं। हुकूमत इनकी हिफाजत करे, क्योंकि इनकी हिफाजत कौम की हिफाजत है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। आगे बढ़े, सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि 1 फरवरी से तमाम क्लासेस खोल दी जाएंगी। इम्तिहानात जल्दबाजी में नहीं लेंगे, पहले बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए। इम्तिहानात हर हाल में होंगे, चाहे देर से ही हों। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातें 18 जनवरी से खुल चुकी हैं और मज़ीद जो क्लासेस हैं स्कूल्स की और यूनिवर्सिटीज़, उनका प्लान ये है कि 1 फरवरी से वो तमाम क्लासेस भी खुल जाएंगी। तमाम अरकान का ये मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि हमें इम्तिहानात जल्दबाजी में नहीं करवाने चाहिए और इम्तिहानात करवाने से पहले हम इस बात को यकीनी बनाएं कि जो 60% सिलेबस हमने तय किया है वो बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए। बच्चों को बग़ैर इम्तिहानात के प्रमोट नहीं किया जाए। कुछ बात कर लेते हैं सैरो तफरीह के हवाले से। सयाहती मुकाम नथिया गली में गलियात इस फेस्टिवल सज गया, अवाम की बड़ी तादाद मेले में खिंची चली आई। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, इस फेस्टिवल में लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये बताएं कब तक जारी रहेगा ये फेस्टिवल? जी बिल्कुल, रंगारंग स्नो फेस्टिवल जो है इस वक्त गलियात में शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चर्च पार्क जो नथिया गली है, यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे स्कीइंग की जा रही है, ट्यूबिंग की जा रही है, निशानेबाजी जो है वो यहाँ पे की जा रही है। सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है स्नो फेस्टिवल में शिरकत के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है। कल यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो भी मुतवक्के है।
और उसके बाद यहाँ पे जो है अयूबिया के अंदर जो है स्कीइंग की जाएगी, एडवेंचर गेम्स जो है वहाँ पे की जाएंगी। पूरी टॉप के जानिब जो है वो हाइकिंग भी यहाँ आने वाले जो हैं इस स्नो फेस्टिवल में जो है करेंगे। बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी महीनों से घरों में बंद हैं कोविड-19 की वजह से, हम लोगों को मौका ही नहीं मिला अपने घरों से बाहर निकलने का, अपने शहरों से बाहर निकलने का। तो जब हमें स्नो फेस्टिवल का पता चला तो वी थॉट दैट इट्स एन अमेजिंग आइडिया कि हम ज़रूर आएँ, इसको एंजॉय करें। 3 रोज़ तक ये जो है स्नो फेस्टिवल जो है यहाँ पे नत्था गली और अयूबिया में जो है जारी रहेगा। जी आतिफ कयूम हमें गलियात स्नो फेस्टिवल के हवाले से बता रहे थे। मुल्तान में सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए निगार खाने की इमारत सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। माजी के बारूद खाने में अब हर सू सकाफती रंग बिखरे हुए हैं। मजीद जानेंगे राशिद हमीद की रिपोर्ट में। मुल्तान का तारीखी मकाम किला पर 1720 में बनाई गई जेर जमीन इमारत बारूद खाने के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जो अब ब्लू पॉटरी बर्तन, मट्टी के खिलौने, ऊंट की खाल से बने लैंप और दीगर सकाफती अशिया से सजा निगार खाना है। पहले बारूद खाना था, 7 साल पहले फिर इसको जो है ना निगार खाने में की शक्ल दे दी गई और मुल्तान के जो कारीगर हैं उनकी गिरदोनवा के जो कारीगर हैं उनकी चीज़ें जो है ना फिर यहाँ रखी गई हैं। निगार खाने में बारूद की बू की बजाय अब हर तरफ सकाफती विरसे की मशहूर कुन खुशबू सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरती है माशाल्लाह। यहाँ पे लकड़ी का भी सामान पड़ा हुआ है, इसके अलावा शीशे का कलर बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। घर के लिए हम लोग खरीद के लेके जाते हैं डेकोरेशन के लिए। सयाह यहाँ मनपसंद अशिया आम मार्केट के मुकाबले में सस्ते दामों खरीद सकते हैं। नायाब फन पारे, लकड़ी और शीशे से बनी खूबसूरत अशिया हुनरमंदों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। सीपैक ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन नहीं, सेनेट में वफाकी वजीर हम्माद अजहर का बड़ा इंकशाफ। लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी ने सवाल उठाया कि आसिम सलीम बाजवा चीनी सफीर से किस हैसियत में मिल रहे हैं। जी हाँ, बड़ा इंकशाफ किया। सीपैक ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन नहीं है, ये कहना था हम्माद अजहर का। सेनेट में वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने यह बड़ा इंकशाफ किया है। आसिम सलीम बाजवा चीनी सफीर से किस हैसियत में मिल रहे हैं, लीगी सेनेटर की जानिब से ये कहा गया। हम्माद अजहर के जवाब को अपोजिशन ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया। सिंध हाई कोर्ट का रुख करें। सखर बेंच ने बेवा खातून को पेंशन ना दिए जाने पर सख्त इजहार बरहमी किया है। जब तक पेंशन नहीं दी जाएगी सूबाई वजीर और अफसरान की तनख्वाह बंद रहेगी। अदालत ने इस बात का हुक्म दे दिया है। साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। साहिल जोगी, खासी बरहमी का इजहार किया जज साहब ने, मजीद क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का बड़ा हुक्म आया है। अदालत ने सूबाई वजीर ज़राअत और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर समेत फाइनेंस सेक्रेटरी की तनख्वाहें जो रोक दिए। जो है हुक्मदार बीबी की जानिब से दायर करदा पिटीशन पे ये फैसला सुनाया गया है। उसमें पिटीशनर ने ये बताया कि मुझे जो है पेंशन नहीं दी जा रही है, मेरा शोहर जो है वो इंतकाल कर गया है, 10 लाख रुपए की पेंशन है, लेकिन पेंशन नहीं दी जा रही है। तो इस हवाले से हाई कोर्ट ने पहले भी अफसरान को ये हुक्म दिया था कि बेवा को पेंशन दी जाए, लेकिन वो पेंशन नहीं दी गई। तो अदालत ने बरहमी का इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। बहुत शुक्रिया साहिल जोगी। और पाकिस्तानी टैलेंट में किसी से पीछे नहीं है। लाहौर में 14 साल के IT एक्सपर्ट ने मोबाइल फोन से गीजर कंट्रोल करने वाली डिवाइस तैयार कर ली। उज़ैर के बनाए गए रोबोट्स भी बेमिसाल हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। जरूरत इजाद की माँ है, इसी बात को सच कर दिखाया 14 साला हुजैर ने। इनकी तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत गीजर को मोबाइल फोन से ऑपरेट करना मुमकिन हो गया। हुजैर का कहना है कि इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। गीजर के साथ 2 सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक शोला पैदा करते और दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं। आपके जो रेगुलर गीजर्स होते हैं, जो पायलट है वो 24 आवर्स चल रहा होता है, उसमें गैस कंज्यूम हो रही होती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें बाकी जो चीज़ें हैं सारा ऑटोमेटिकली या तो आप मैनुअली कंट्रोल कर लें या फिर आप टाइमर सेट कर दें या फिर टेम्परेचर सेट कर दें। हुजैर ने अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ रोबोट्स भी तैयार किए हैं। हाल ही में हैंडशेक रोबोट बनाया जो हाथ मिलाकर अपना तारुफ खुद करवाता है। मेरे साथ सेल्फी लेना ना भूलिएगा। हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस है।
आप आपके हाथ के इशारों से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि डिसेबल पर्सन की ट्रॉली है या फिर किसी किड की प्रैम, अगर आप पार्क में जाते हैं तो आप चाह रहे हैं किड की प्रैम हाथ के इशारों से कंट्रोल हो जाए, वो भी है। यही नहीं, 7 वर्ष की उम्र में हुजैर ने दुनिया के कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल करके अरफा करीम का रिकॉर्ड भी तोड़ा। वतन अजीज में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत इस अमर की है कि हुजैर और इस जैसे बाकी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि IT की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।